नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब आयोजित किया गया? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस के बारे में पूछ रहा है, कब आयोजित किया गया? तो 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 11 फरवरी को। तो जैसा कि प्रश्न संबंधित है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, अभी देख रहे होंगे किस तरीके से साइबर हमले हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं भी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाने का जो औचित्य है वो और भी सारगर्भित हो जाता है। आपको पता होगा कि भारत जो है साइबर क्राइम के मामले में 10वें पायदान पर है। तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस का आयोजन जो है भारत के अलावा अन्य कई देशों में किया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों, विशेष करके बच्चों और किशोरों को जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह दिन शिक्षा और संवाद के माध्यम से एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका महत्व की बात करें तो डिजिटल युग में एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने के लिए इस दिन जो है सेफर इंटरनेट डे, ठीक है, का काफ़ी महत्व है। वर्तमान में सब कुछ डिजिटल होने पर लोगों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग व इंटरनेट सुरक्षा चिंता का विषय है। इसलिए इस दिन लोगों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग और सही उपयोग कैसे करें के बारे में बताया जाता है। इस दिन जो है इंटरनेट से जुड़ी विभिन्न विषयों के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे ऑनलाइन खतरों को कम किया जा सके। तो ऑनलाइन खतरे कौन कौन से होते हैं? धोखाधड़ी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, साथ ही फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, ये सब जो है धोखाधड़ी हैं। इसके इतिहास की बात करें तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है पहली बार 2004 में मनाया गया था। 2009 के पहले तक यह दिवस जो है यूरोप के देशों में ही मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद से 200 देशों द्वारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार 2004 में मनाया गया था, 2009 से पूरे विश्व में मनाया गया जो है 200 देशों द्वारा मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी 2025 को एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए थीम के तहत मनाया गया। तो एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए थीम जो है इस वर्ष का निर्धारित था। मनाया क्यों जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है मनाने के कारण इस प्रकार है। बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल फरवरी में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव के हिस्से के रूप में हम बच्चों और युवाओं, माता पिता और देखभाल करने वालों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं, उद्योग और अन्य लोगों सहित सभी को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस दिन लोगों को एक साथ जुड़ने और अधिक ऑनलाइन माहौल बनाने का रास्ता खोजने का आह्वान किया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है संगठनों और व्यक्तियों को उस दिन का उपयोग इंटरनेट सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इंटरनेट का सही उपयोग बताया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में भारत गैस मार्केट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, IEA और ISA। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IEA द्वारा। इसकी व्याख्या को देखें तो
रिपोर्ट में नीतिगत सुधारों की सिफारिश की गई है, क्योंकि भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 15% करना है। 15% करना है। कब तक करना है? 2030 तक। ठीक है। प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो भारत की गैस खपत 2030 तक इसमें 60% की वृद्धि होगी और शहरी गैस वितरण क्षेत्र मांग वृद्धि में अग्रणी रहेगा। यानी शहरी क्षेत्र में जो है गैस वितरण की मांग जो है अधिक रहेगी। एसडीजी क्षेत्र पाइपलाइनों के माध्यम से घरों, उद्योगों आदि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। भारत का गैस उत्पादन जो है 2023 में 35 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगा और कृष्णा गोदावरी गहरे पानी के क्षेत्र कुल उत्पादन में 1/4 का योगदान देंगे। आयात के संबंध में देख लें तो भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयातक है। 2030 तक आयात दोगुने से अधिक हो जाएगा। संपीड़ित बायोगैस के बारे में देख लें तो क्षमता का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया है। वर्तमान क्षमता 1% से भी कम है। भारत में गैस क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। वर्तमान मूल्य निर्धारण मुद्दे जैसे विरासत क्षेत्रों, एक पुराने परिपक्व प्राकृतिक गैस क्षेत्र से गैस की कीमतें जो है $10 प्रति बिलियन ब्रिटिश थर्मल मूल्य तक सीमित है, जिससे गैस की कीमत पूरी जानकारी प्राप्त करने में बाधा आ रही है। गहरे पानी की परियोजनाओं जैसे उच्च लागत वाले क्षेत्रों से गैस पर भी सीमाएं लगाई गई हैं। सरकारी स्वामित्व वाली गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैस विपणन और पाइपलाइन ट्रांसमिशन दोनों पर हावी है, जिससे हितों के टकराव की संभावना पैदा हो रही है। भारत में भूमिगत गैस भंडार सुविधाओं का अभाव है तथा एलएनजी भंडार क्षमता भी सीमित है। नीतिगत अनुशंसाएं क्या है तो गैस मूल्य निर्धारण को उदार बनाना। किरीट पारेख समिति 2022 के सुझाव के अनुसार जो है धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का विस्तार करना है। गहरे पानी और अत्यधिक गहरे पानी की परियोजनाओं पर मूल्य सीमा को हटाना है। पाइपलाइनों तक निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर की स्थापना करें। प्रतिस्पर्धी ईंधनों जैसे कोयला के कराधान को सुसंगत बनाना। कुशल मूल्य निर्धारण के लिए भारतीय गैस एक्सचेंज को बढ़ावा देना। पारदर्शी तृतीय पक्ष पहुंच के साथ कुशल बुनियादी ढांचा विकास करना, जैसे रणनीतिक गैस भंडार का निर्माण करना आदि अनुशंसाएं हैं। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत एक आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है? सही। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। इसका मुख्य दायित्व सामाजिक विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह प्रदान करना है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो चर्चा में क्यों है देख ले तो भारत ने 10 से 14 फरवरी 2025 तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र में भाग लिया। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? 2025 में हुआ था। इस सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य समावेशी सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देना और वैश्विक सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है। इस सत्र में 16 देशों के मंत्रियों सहित कुल 49 देशों ने भाग लिया, जिसमें फ्रांस, तुर्की, सऊदी अरब, स्वीडन जैसे देश शामिल थे। भारत की भागीदारी और प्रमुख विषय क्या रही तो भारत ने इस सम्मेलन में एकजुटता और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत बनाना विषय पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सामाजिक समावेशन और समानता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। अब सामाजिक विकास आयोग के बारे में देख लें तो सामाजिक विकास आयोग यह जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक प्रमुख आयोग है, जो सामाजिक विकास से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श और सिफारिशें करता है। इसकी
स्थापना जो है 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, अपने आज़ादी से 1 साल पहले। इसके उद्देश्य को देख ले तो सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों जैसे गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, सामाजिक समावेशन और सतत विकास पर नीति निर्माण करना है। CSOD का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है, ताकि वैश्विक स्तर पर अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज का निर्माण हो सके। भूमिका की बात करें तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग देना, सामाजिक नीति संबंधी सिफारिशें तैयार करना, संयुक्त राष्ट्र के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाना इसकी भूमिका रही। दूसरा प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में आयकर विधेयक के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो अभी जैसा कि पता है कि बजट सत्र के दौरान जो है आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी को संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। उस दौरान उन्होंने जो है 12 लाख तक का जो आय सीमा है उसको टैक्स फ्री किया, और उसी समय घोषणा किया था कि हम एक नया आयकर अधिनियम लाएंगे जो आगामी समय के लिए आयकर को और भी सरल बनाएगा। तो वित्त मंत्री ने मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को प्रस्तापित ये गलत सेंटेंस हो गया मित्रों, 1 मिनट। को संसद में प्रस्तुत किया, जो आयकर अधिनियम अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर लगेगा, ठीक है। संसद द्वारा पारित होने के बाद नया कानून संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करने के लिए पूछ रहा है। तो इसमें दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हमारे वित्त मंत्री ने मौजूदा आयकर अधिनियम 2025 संसद में प्रस्तुत किया, जो आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। संसद द्वारा पारित होने के बाद यह कानून जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा संभवतः। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो वित्त मंत्री ने मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 की भाषा और संरचना को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वित्त विधेयक 2025 के सभी संशोधनों को नए आयकर विधेयक 2025 में उचित रूप से शामिल किया गया है। इसकी संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी, यानी पार्लियामेंट कमेटी को ये सौंप दी गई है, जिसके बाद संशोधनों पर विचार किया जाएगा तथा क्रियान्वयन की तिथि तय की जाएगी। संसद द्वारा पारित होने के बाद नया कानून संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। विधेयक के मुख्य बिंदु को देख ले तो मेन उद्देश्य है कि जो अभी तक इसमें जटिलताएं थी उसे सरलीकृत करना है। तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरलीकृत एवं संक्षिप्त कर कानून बनाना। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत के वर्तमान कर ढांचे की जटिलता को कम करना है। इसमें प्रत्यक्ष कर कानूनों की भाषा को सरल बनाना है, अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाना है तथा मुकदमेबाजी को कम करना शामिल है। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में 52 अध्याय हैं जो 1647 पृष्ठों में विस्तारित है। नए विधेयक में इसकी विषय वस्तु को 23 अध्यायों में समावेशित कर दिया गया है तथा इसकी पृष्ठ संख्या केवल 622 है। तो यानी 1647 से 622 कर दिया है, ठीक है। चलिए
केंद्रीय बजट 2025 में घोषित कर स्लैब की दरें यानी नई कर व्यवस्था विधेयक के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 2025 में घोषित आयकर स्लैब के दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी 12 लाख तक जो टैक्स फ्री है वो तो है ही, उसके अलावा जो टैक्स स्लैब निर्धारित किए गए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह पहल विधायी ढांचे को सरल बनाते हुए करदाताओं के लिए निरंतरता सुनिश्चित करता है। विधेयक में निवेश, दान और विशिष्ट व्यय में कटौती और छूट में भी परिवर्तन किया गया है। एकीकृत कर वर्ष की शुरुआत होगी, यानी जैसे एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिस ईयर में हम टैक्स पे कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर वो होता है कि जिस ईयर का हम टैक्स पर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम 2025-26 में 24-25 में चल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, और हम असेसमेंट ईयर जब हम ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस समय हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है। तो हम असेसमेंट ईयर 2023-24 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2022-23 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले जो प्रावधान थे उसमें 2 साल तक का ये प्रावधान था कि आप 2 साल तक का ITR भर सकते हैं। तो इसमें जो है इन दोनों को हटा करके इसे भी हटाया जाएगा और इसे भी हटाया जाएगा। उसकी जगह पर कर वर्ष यानी टैक्स ईयर सिर्फ रहेगा की शुरुआत की जाएगी। नए विधेयक में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन मानकीकृत कर वर्ष की स्थापना है, जो दोहरे वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च और कर निर्धारण वर्ष प्रणाली के स्थान पर आएगा। यह परिवर्तन विशेष रूप से नए व्यवसायों या पेशेवरों के लिए लाभदायक है, क्योंकि उनका कर वर्ष निम्नलिखित तिथि से शुरू होगा। वह तिथि जब उन्होंने अपना व्यवसाय या पेशा स्थापित किया, या वह तिथि जब वे आय का नया स्रोत सृजित करते हैं। सोशल मीडिया और वर्चुअल डिजिटल स्पेस के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस में अब ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया खाते, ऑनलाइन निवेश, ट्रेडिंग और बैंकिंग खाते, रिमोट या क्लाउड सर्वर और डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती के दौरान इन तक पहुंच बनाई जा सकती है। क्रिप्टो करेंसी के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। तो नए प्रस्तावित कानून ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को परिसंपत्ति श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह वर्गीकरण कराधान प्रयोजनों के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट को संपत्ति, आभूषण, पेंटिंग, रेखाचित्र और शेयरों के समान श्रेणी में रखता है। नया आयकर विधेयक के खंड 67 से 91 में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं तथा लाभकारी कर दरों को अद्यतन किया गया है। स्टार्टअप के लिए प्रावधान क्या किए गए हैं, तो ये स्टार्टअप के लिए हो गया। नया विधेयक धारा 11 से 154 के अंतर्गत स्टार्टअप, डिजिटल व्यवसायों और नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों को समर्थन देने के लिए नए प्रावधान प्रस्तुत करता है। पूंजीगत लाभ कर में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे पिछले कानून के तहत धारा 45 से 55(1) में पूंजीगत लाभ को होल्डिंग अवधि के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें प्रतिभूतियों के लिए विशेष कर दरें थीं। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, कब कब किन किन स्थितियों में लगता है, कितने समय तक के लिए लगता है, कौन लगाता है, इन सब पर चर्चा की गई थी। और मणिपुर के मुख्यमंत्री आर बीरेन सिंह ने जो है वहाँ से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है
राष्ट्रपति जी ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया। तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है। वर्ष 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया। ठीक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो मणिपुर के संबंध में पूछ रहा है, तो दोनों कथन हमारा सही है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की। इस घोषणा के साथ ही मणिपुर में अब तक 11 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राज्य में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 2001-2002 में लगाया गया था। वर्तमान उद्घोषणा से मणिपुर राज्य की विधानसभा निलंबित हो गई है। राष्ट्रपति शासन के बारे में जान लें तो संविधान में जो वर्णन है अनुच्छेद 356 के तहत है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। संविधान में उपबंध है कि यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लगाते कौन है? राष्ट्रपति लगाते हैं। कभी कभी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस उपबंध का उपयोग कर सकते हैं। अवधि और अनुमोदन की बात करें तो अनुच्छेद 356(3) के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर संसद में दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन मिलना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यह 2 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह तक रहता है। हालांकि इसे 6 माह तक मैक्सिमम 3 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। यानी इस सेंटेंस का क्या मतलब है? 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है कि सपोज कि जनवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगा, जून में ख़त्म होना था, लेकिन संसद ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, साधारण बहुमत से। तो अब ये दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी 6 महीना फिर बढ़ गया, फिर 6 महीना बढ़ाएगा तो जून 2025 तक चलेगा, फिर 6 महीना बढ़ाएगा तो दिसंबर 2026 तक चलेगा। यहाँ 26 होगा, ठीक है, 26 तक चलेगा। फिर जून 2027 तक, फिर दिसंबर 2027 तक, यानी कुल मिलाकर के 3 साल तक, यानी 6 महीना बढ़ाते जाएंगे और 3 साल तक हम मैक्सिमम लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। निरसन की बात करें तो राष्ट्रपति अपनी बाद की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका परिणाम क्या होता है? राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का असर संबंधित राज्य के हाईकोर्ट पर नहीं पड़ता है। इसके बारे में डिटेल से हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। अब यहाँ पर एक मामला जुड़ता है, एसआर बम्बई वर्सेस भारत संघ का मामला 1994 का। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जब तक उद्घोषणा की संसद की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, केवल निलंबित कर सकता है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में जारी पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स PDI रिपोर्ट के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो यह रिपोर्ट लगभग 10 वर्षों बाद जो है पंचायती राज मंत्रालय, आज थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मंत्रालय
और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, पूछ रहा है सही। इस रैंकिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग में शीर्ष 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो केंद्र सरकार ने पंचायतों के को अधिकार और संसाधन हस्तांतरण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट को जो अधिकार देती है और रिसोर्सेज देती है, ट्रांसफ़र करती है, वो भेजती है, वो उसकी स्थिति क्या है उससे संदर्भित है। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक जो है राज्यों में पंचायतों के अधिकारों और संसाधन के हस्तांतरण की स्थिति सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग है। इस रिपोर्ट में इस बात का गहन विश्लेषण किया गया है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतें अपनी संवैधानिक भूमिकाएं निभाने में कितना सक्षम है। तो आप लोगों को पता होगा कि पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें। तो पंचायत जो है हस्तांतरण सूचकांक यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों के स्थानांतरण यानी डिवोल्यूशन के निम्नलिखित 6 आयामों पर रैंक प्रदान करता है। तो 6 आयाम कौन कौन से हैं जिस पर ये रैंक तैयार किया जाता है? तो उसमें है फ्रेमवर्क, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही। पंचायतों को हस्तांतरण 2013-14 में 39.9% था, जो 2021-22 के दौरान बढ़कर 43.9% तक हो गया है। पंचायतों के हस्तांतरण के मामले में शीर्ष राज्य की बात करें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों ही दक्षिण के राज्य हैं। ओवरऑल अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रैंकिंग जारी की गई है। तो जैसे ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। ठीक है, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ है। फ्रेमवर्क रैंकिंग की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु हैं। फंक्शंस रैंकिंग की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सिक्किम और गुजरात है। फाइनेंस रैंकिंग की बात करें तो यहाँ भी देखिए उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, ओवरऑल रैंकिंग में भी और फंक्शन रैंकिंग में भी। फाइनेंस रैंकिंग की बात करें तो कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश है फाइनेंस रैंकिंग में भी। कैपेसिटी बिल्डिंग रैंकिंग की बात करें तो तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। अकाउंटेबिलिटी रैंकिंग की बात करें यानी जवाबदेही की बात तो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बंगाल है। फंक्शनरीज रैंकिंग की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। चलिए ये तो हो गया रैंकिंग के बारे में, और कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो क्षमता में वृद्धि पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जैसी पहलों के तहत 44% से बढ़कर 54.6% हो गई है क्षमता वृद्धि। प्रभावी हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम प्रमुख समस्याएं भी होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो चुनाव प्रबंधन की समस्या है, जैसे राज्य चुनाव आयोग की पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर के कभी कभी राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है, जिसके कारण देरी या राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो सत्ता में सरकार रहती है, तो जिस पार्टी की सरकार रहती है तो चाहती है कि पंचायतों में भी हमारी पार्टी का वर्चस्व बना रहे। जिला नियोजन की समितियां की भी जो है कुछ चुनौतियां रहती हैं, जैसे कि जिला नियोजन
नियोजन होगा। समिति लगभग सभी राज्यों में गठित की गई है, लेकिन इनके द्वारा जमीनी स्तर पर योजना कभी भी नहीं बनाई गई थी। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी जिला नियोजन समितियों का गठन जो है अनिवार्य करता है। पंचायत की गैर केंद्रीयता वर्तमान में कई समानांतर निकाय हैं, जैसे कि ऐसी संस्थाएं जिनके कार्य क्षेत्र पंचायती के कार्य क्षेत्र से ओवरलैप करते हैं, पंचायतों के लिए निर्धारित 11वीं अनुसूची के विषयों पर काम कर रहे हैं। इससे जो है संविधान के तहत पंचायतों के लिए निर्धारित कार्य बाधित होते हैं। पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 29 विषय। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? तो राज्य चुनाव आयोगों की स्वायत्तता हो, जैसे राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना चुनाव संबंधी मामलों जैसे तिथियों के निर्धारण, परिसीमन और सीट के आरक्षण पर पूर्ण अधिकार जो है राज्य चुनाव आयोग को दिया जाए। ये रिपोर्ट जो है सुझाव दी है। पंचायत, अब इसको मेंस में आप लिख सकते हैं, कोट्स कर सकते हैं। पंचायतों का स्वायत्तता बने, जैसे स्थानीय स्वशासन में पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के लिए नियमित जिला नियोजन, राज्य की नीतियों के साथ समन्वय और राष्ट्रीय नीति के संरक्षण हेतु संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। निधि का आवंटन जो है 11वीं अनुसूची के आवंटन होगा। सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त सभी निधियां सीधे पंचायतों को दी जानी चाहिए, न कि किसी समानांतर निकाय को। यानी जो वित्त का प्रबंध करना है वो सीधे ग्राम पंचायतों को दी जाए। अगला प्रश्न देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संबंधित है। आइंस्टीन रिंग का बनने का मुख्य कारण क्या है? तो आइंस्टीन रिंग जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है आइंस्टीन, उनके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, उससे संदर्भित ये क्वेश्चन है। तो पूछ क्या रहा है, बनने का मुख्य कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का गुरुत्वीय प्रभाव से मुड़ना, ब्लैक होल का विस्फोट। तो राइट आंसर हमारा सी है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, कौन सा दूरबीन है? यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा NG 6505 के चारों ओर जो है एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज की है। तो ये प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। आइंस्टीन रिंग के बारे में देख लें तो आइंस्टीन रिंग क्या है? आइंस्टीन रिंग प्रकाश का एक रिंग है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे कि डार्क मैटर, आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर दिखाई देता है। यह जो है एक पूर्ण आइंस्टीन वलय केवल तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक यूक्लिड दूरबीन या लेंसिंग ऑब्जेक्ट और पृष्ठभूमि आकाशगंगा लगभग पूरी तरह से संरेखित हो। अब देखिए क्या है कि जैसे ये टेलीस्कोप है ना, अब क्या होगा कि ये कोई अन्य गैलेक्सी है और ये ब्लैक होल है सपोज, या कोई और पिंड है। तो यहाँ सपोज यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है तो ये ऐसे जाएगा, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये, इस पिंड के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इस तरीके से झुकेगा, और झुकेगा तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ जो है ये टेलीस्कोप रखे हैं यूक्लिड। ठीक है, इसके जरिए हम जो है देख सकते हैं। तो जो वास्तविकता में जो हम यहाँ से देखेंगे वो किस प्रकार से देखेंगे? वो इस प्रकार से देखेंगे। ये जो है पिंड का आकार दिखाई देगा, पिंड है ये बीच वाला पिंड ये रहा, और जो रिंग बनेगा किनारे किनारे वो
इस तरीके से बनेगा। तो इसी को आइंस्टीन रिंग कहा गया है। चलिए देखिए, तो गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण होने वाली एक घटना है जहां एक विशाल आकाशीय पिंड जैसे कि एक आकाशगंगा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो अपने पीछे एक अधिक दूरी की वस्तु से आने वाले प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है, जिससे अग्रभूमि वस्तु के चारों ओर एक पूर्ण वलय बनता है जिससे आइंस्टीन वलय के रूप में जाना जाता है। प्रकाश को मोड़ने वाली वस्तु को गुरुत्वाकर्षण लेंस कहा जाता है। इसकी खोज जो है, आइंस्टीन रिंग की खोज 1987 में पहली बार खोजे गए आइंस्टीन वलय जो है वलय अत्यंत दुर्लभ है, जो कि 1% से भी कम आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। इसका नामकरण की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में जो है भविष्यवाणी की थी कि प्रकाश गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विशाल वस्तुओं की ओर झुक सकता है और चमकीला हो सकता है, तो अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकता है और प्रकाश के मार्ग को मोड़ सकता है। इसलिए इसका नाम आइंस्टीन रिंग रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से संबंधित है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ग्रीन बॉन्ड द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग केवल विशेष रूप से ग्रीन प्रोजेक्ट या व्यवसायों के लिए किया जाता है, तो सही बात है। इसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, तो ग्रीन बॉन्ड है तो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए ही ये यूज किया जाएगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ट्रेजरी बिल का एक रूप है, तो ये ट्रेजरी बिल का रूप नहीं है। ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि समग्र सरकारी उधारी का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, सही पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 1 और 3 हमारा सही है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, तो ये अभी जो है न्यूज़ में आया था उसकी कटिंग है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में देख लें, तो ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर सरकारी समूहों या संगठनों, निगमों द्वारा जारी किए जाते हैं। ऐसे बॉन्ड होते हैं जिससे प्राप्त आय का उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हरित परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन ऊर्जा दक्षता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, स्थायी जल अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण, हरित भवनों के वित्तयन के लिए किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड का महत्व क्या है? तो विगत कुछ वर्षों में ग्रीन बॉन्ड जो है जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित चुनौतियों से के खतरों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन के रूप में उभरा है। तो ये अभी जो है प्रश्न क्यों आया था कि यहाँ पर जो है न्यूज़ में आया था कि कुछ जो है ग्रीन बॉन्ड होल्डर जो है, इन्वेस्टर जो हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। क्यों? यहाँ पर लाभ कम मिल रहा है, लोअर यील्ड मिल रहा है, ठीक है, प्रतिफल मिल रहा है, तो इसीलिए वो लोग ग्रीन बॉन्ड में निवेश नहीं कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति को डैश सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर थे, और उन्होंने जब फ्रांस की यात्रा की तो वहाँ के राष्ट्रपति को, इमैनुअल मैक्रों को और उनकी पत्नी को कुछ उपहार भेंट किए। तो राष्ट्रपति जी को जो उन्होंने उपहार भेंट किया वो ढोकरा शिल्प से संबंधित था, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है, लुप्त मोम तकनीक जिसे हम लोग कहते हैं। और वो जब दिया तो उसी से संबंधित ये प्रश्न भी है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति को डैश सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था, तो कांसे से बनाया गया था। अब देखिए ये करंट का मुद्दा है, लेकिन हमारे इतिहास से भी जुड़ता है।
तो इसकी व्याख्या को देखें तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा फ्रांस की यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति उपहार स्वरूप भेंट की गई। दोबारा कलाकृतियों के बारे में देखें तो इसकी उत्पत्ति इस कला की उत्पत्ति छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्रों में रहने वाली डोकरा डामर जनजाति से है। तो यहाँ पर डोकरा होगा, डोकरा, ढोकरा, ढोकरा, ठीक है। तो कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले ढोकरा डामर जनजाति से है। तो यहाँ पर ये देखिए एक प्रश्न और मिल रहा है, ढोकरा डामर जनजाति कहाँ मिलती है? तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसके तकनीक की बात करें तो धातु की ढलाई के लिए लुप्त मोम विधि अथवा शायर पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसके प्रारंभिक उदाहरण जो है भारत में इस कला का प्रचलन जो है पिछले 4000 वर्षों से भी अधिक के समय से रहा है। सबसे प्रारंभिक हड़प्पा कलाकृति मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो एक नर्तकी की मूर्ति थी। विषय वस्तु क्या होता है? विषय वस्तु जो है मतलब किस प्रकार की ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं? तो प्राकृतिक दृश्य होता है, उसमें पौराणिक कथाएं होती हैं और रोजमर्रा से जुड़े विषय वस्तु होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लें। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी जो है शीश महल की चर्चा जोरों पर थी मीडिया में, और दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और वहाँ की जो आप सरकार थी, उनके हारने का जो प्रमुख कारण है ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ जो टैक्स पेयर का पैसा है वो ज़्यादातर जो है आवास में खर्च कर दिया गया। तो उसकी जांच होगी दिल्ली में। तो जांच कौन करेगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा। तो पूछ क्या रहा है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो ये रहा सेंट्रल विजिलेंस बॉडी शीश महल इन्वेस्टिगेशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के तहत जो है गृह मंत्रालय द्वारा 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी। तो ये समिति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ईयर संथानम समिति 1964 में स्थापित की गई थी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो CVC को विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उचित कामकाज की देखरेख और सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार और आरोपों की जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास जो है सीमित शक्तियां होती हैं, क्योंकि यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है जिसके पास मामला दर्ज करने की कोई शक्ति नहीं होती, भले ही यह एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसके पास जो है शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संसाधनों और शक्तियों का अभाव है। यानी सज़ा नहीं दे सकता, कोई पेनाल्टी नहीं ठोक सकता है, बस क्या कर सकता है? जांच कर सकता है और जांच करके रिपोर्ट दे देगा। आगे जो करना होगा न्यायालय करेगी। सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में देख लें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो इस समिति में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर पदेन अध्यक्ष लिख दे तो भी सही होगा। गृह मंत्री समिति के सदस्य होते हैं, तो गृह मंत्री होंगे।
और लोकसभा में विपक्ष के नेता समिति के सदस्य होंगे। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। संरचना की बात करें तो सीबीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त यानी सदस्य शामिल होते हैं। अब सीबीसी की जो है स्वायत्तता की बात करें तो अपनी जांच और सिफारिशों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीसी सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कार्यकाल की अवधि की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। सदस्यों को पदच्युत करना यानी हटाना कैसे होता है तो केवल राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार है। यदि व्यक्ति दिवालिया प्रमाणित हो गया हो, यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अक्षमता शामिल है, यदि वह किसी लाभ के पद पर है, यदि वह मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तब जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग जो है जब भी तैयारी करें तो मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी करें। उसके जो विभिन्न डायमेंशंस होते हैं उसको आप देखते चलें और जो अंडरलाइन मैं करता हूँ या सर्कल करता हूँ उसे आप अपने शॉर्ट नोट्स में बनाते चलें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।